नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक साल के टाइम टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे हमें डेज के हिसाब से सब्जेक्ट के टाइम टेबल को सेट करना होता है। और मेरे ख्याल से आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। इस बार मैंने एफएसएम और आरएसएम यानी फॉरवर्ड स्टडी मेथड और आरएसएम का यानी रिवर्स स्टडी मेथड के दो दो महीने के स्लॉट आज मैं टाइम टेबल में आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आज से शुरू करके जो हमारा 375 दिन का हिसाब किताब है वहां से शुरू करके और किस तरह से स्टैटो डायनेमिक यानी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन जीएस के हमें कवर करने का तरीका बताऊंगा। और एग्जाम डे तक आपको क्या करना है इसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं आपका गाइड उजांक और मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, यहां आमंत्रण करता हूं। जय हिंद। और सभी जो मेधावी स्टूडेंट हैं, उजांकियंस हैं, जो हमारे इस चैनल पे लगातार जुड़े हैं उजांक सर लाइव पर, आपका जो प्यार हमें इस पे मिल रहा है, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी को मैं बहुत अच्छा कर सकूं। कल शाम को जो आईएएस विद उजांक सर के चैनल पे मेरी क्लास हुई गुरुकुल बैच में, क्या है, बहुत से बच्चों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह रहा कि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा लेयर में और इतनी ज्यादा फोकस के साथ जो है बैच को बनाया गया है। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास कॉल्स है। अभी भी सुबह सुबह मैं काफी बच्चों की काउंसलिंग करके आ रहा हूं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि मतलब इतना डिसिप्लिन में ये बैच बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मैं ये भी आपको बता सकूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक वर्ष तक आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके तरीके क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड स्टडी मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड को बैलेंस कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा स्टैटो डायनेमिक नेचर क्या होता है यूपीएससी का और स्टूडेंट से कहां गलती हो जाती है। तो अगर आप तैयार हैं पेन और पेपर के साथ, जो चीजें आपको बताता जा रहा हूं उसको अगर आप लिखते भी जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। डेफिनेटली इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी। हम जो है कमेंट बॉक्स में तैयार हैं पेन और पेपर के साथ आज इस पूरे साल के जो टाइम टेबल है उसके साथ चलने के लिए। और किन 4 सब्जेक्ट को हमें सबसे ज्यादा वेटेज देनी होती है, उसमें कितने डेज हमें इन्वेस्ट करने होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। क्या हमें जीएस का एक ही सब्जेक्ट लेके चलना होता है या 2 सब्जेक्ट लेके चलने होते हैं, तो ये सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा और साथ साथ बताऊंगा कैसे आप बैलेंस अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो आइए हम चलते हैं और हम बात करते हैं और इस सेगमेंट पे हम जो है डील करते हैं। कल किसी ने कहा कि फीस के बारे में नहीं बताया गया। आपको फोन नंबर है, आपको कॉल कर लेनी, क्योंकि फीस में भी अलग अलग डिस्काउंट है, तो ये भी बड़ा जरूरी है। वैसे जो ऑफिशियल फीस है वो 1.5 लाख है, क्योंकि गुरुकुल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और उसके साथ साथ जो डिस्काउंट ऑफर है उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे जितने भी मेधावी उजांकियंस हैं, प्रोडक्टिविटी बूस्टर के लिए आप बिल्कुल आप ऑनलाइन जाके डायरेक्टली उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा कि मुझे पता नहीं चला प्रोडक्टिविटी बूस्टर के लिए, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बैच आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं और किसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो अगर चलिए हम लोग रेडी हैं तो आगे हम बढ़ते हैं पेन और पेपर के साथ। तो आज का हमारा टारगेट है कि किस तरह से 26 मई, आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है यूपीएससी का, जहां 26 मई को जो है एग्जाम है। लगभग 375 के आसपास दिन बचे हुए हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें ध्यान से तो हमें एक एक दिन अब हमारा काउंट हो रहा है, यानी कि तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। तैयारी का जो है टाइम टेबल लगभग शुरू हो चुका है। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं, चलिए हम अच्छे से अपनी बात को करते हैं और इस चीज को देखते हैं कि कैसे चीजें हमारे फेवर में आ सकती हैं। तैयारी करने का हमारा सही मॉड्यूल क्या रहेगा। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं। गुरुकुल बैच के बारे में आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया कि इसमें कितने कॉम्प्लेक्स लेवल पे, कितने अलग अलग लेवल पे तैयारियां कराई जाएंगी और बच्चों में बहुत उत्साह है। तो इसके बारे में भी मैं क्लास के आखिरी में बात करूंगा। सो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत ही कर देते हैं अपनी और 1 ईयर यूपीएससी प्लान के बारे में बात करते हैं, यानी कि 1 वर्ष का जो है वो यूपीएससी कार्यक्रम के बारे में हम बातचीत यहां पर करते हुए चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस क्लास से आपको काफी बेनिफिट होगा और हम लोग जो है वो इसको सीख पाएंगे। तो 1 वर्ष के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 वर्ष का हमारा प्लान, 1 वर्ष का जो हमारा प्लान है, तो अगर आपको याद होगा कितने हमारे स्टूडेंट हैं, मैंने एबीसीडी बताया था। कितने लोगों को एबीसीडी याद है कि एबीसीडी कर लिया तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। कई बच्चों का एबीसीडी अगर आपको आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका एबीसीडी किसको नहीं आती? एबीसीडी ही जिंदगी का सबसे कठिन जो है सेगमेंट है। किसको किसको याद है? मैंने बताया था मैजिक ऑफ एबीसीडी, मैजिक ऑफ एबीसीडी मैंने आपको बताया था।
मैजिक ऑफ एबीसीडी, जिसको एबीसीडी आती है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। सो व्हाट इज एबीसीडी, किसको किसको याद है, जल्दी बताओ किसने किसने ये क्लास देखी थी। आप कहोगे आईएएस की तैयारी करने और कह रहे हो उजांग सर की एबीसीडी आती है तो हो जाएगा, और मैंने कहा था सबसे कठिन यही है एबीसीडी। किसको किसको याद है एबीसीडी, सब लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं किसको किसको याद है, और जिसको नहीं पता वो भी बताएं कि सर मुझे नहीं पता कि एबीसीडी का फॉर्मूला क्या है, यूपीएससी को क्रैक करने का एबीसीडी फॉर्मूला क्या है सर, ठीक है, क्या है फॉर्मूला। चलिए मुझे बताइए किसको किसको नहीं पता एबीसीडी फॉर्मूला क्या है। मैं रिवाइज करूं, स्टैटोडायनामिक बताऊं और फिर बताऊं कि कैसे इसको साल भर यूज करना है। वंडरफुल, शाबाश, कुछ बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। आपका उत्साह चाहिए, आपके कमेंट चाहिए मुझे इसमें, किसको किसको एबीसीडी याद है, किसको किसको पता है कि मैजिकल फॉर्मूला यूपीएससी क्रैक करने का एबीसीडी है। चलिए जल्दी बताइए किसको किसको नहीं पता, ये भी बताएं। रवि तिवारी ने कहा सर नहीं पता, वाह क्या बात है, वंडरफुल। गुंजन ने कहा सर मुझे नहीं आती एबीसीडी। हाँ ये लबासना वाली एबीसीडी है, ये थोड़ी अलग है। लबासना वाली एबीसीडी किसको किसको आती है, गुड। और कितने लोग उसमें ए बी सी डी पहुंच रहे हैं, ए पर हैं, बी पर हैं, सी पर हैं या डी पर हैं। अगर तुम डी तक पहुंच गए तो कोई भी माई का लाल तुम्हें सिलेक्शन पाने से रोक नहीं सकता है। चलिए मैं, कई बच्चे हैं जैसे वर्मा ने लिखा है सर नहीं पता एबीसीडी क्या होती है। जानना चाहते हो, जल्दी बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं क्योंकि यही हमारा 1 ईयर प्लान के लिए सबसे जरूरी है। 1 ईयर के लिए एबीसीडी, ए हो गया, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रोक्लेमेशन होना चाहिए। ए जो है इरादे के लिए है कि नहीं मुझे करना ही करना है, ठीक है, यूपीएससी ही मेरा ड्रीम है, लबासना मुझे जाना ही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ए हो गया इरादा। बी क्या हो गया, सिर्फ इरादे से काम नहीं चलेगा, बहुत से लोग इरादा बना के रखते हैं। कई लोग तो जानते नहीं इरादा और चाहत में, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ना ना, चाहता वाता नहीं, इरादा कहता है मैं आईएएस बन के रहूंगा, मैं आईएएस बन के रहूंगा, मेरे दिमाग में ये चीज है। लेकिन इसके बाद तुम्हारे व्यवहार में क्या है, सुबह उठ के तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है, तुम अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करते हो या उठकर तुम अपना टाइम टेबल चेक करते हो, अपना डू लिस्ट चेक करते हो, एमआईटी चेक करते हो, अपना शेड्यूल चेक करते हो, क्या करते हो। तो इसका मतलब तुम्हारा प्यार क्या है, यानी कि जुनून। बी मतलब जुनून, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ लबासना। कोई बिल्डिंग ही नहीं अच्छी लगती, बोले बंगला बना लिया, अरे यार मुझे सिर्फ लबासना अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ डीएम बंगला अच्छा लगता है। तो ये जुनून होता है। बहुत कम लोग, केवल बताया था ना, केवल 30% लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। जुनून के बाद फिर तुम्हें कुछ अच्छा है, संसार में सब कुछ तुम्हें बकवास सा लगने लगे, बोले बस केवल और केवल यूपीएससी और कुछ नहीं। इसके बाद सी क्या बताया था सी प्लानिंग। अगर तुमने सोच लिया आईएएस बनना है तो प्लानिंग क्या, तुमने कहा कि सर 2024 में मुझे आईएएस बनना है, प्लानिंग क्या है तुम्हारी, ठीक है, कैसे तुम कितने घंटे कितने तुमने दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए डिसाइड किया कि नहीं किया। आज वही क्लास है। तो ए और बी पे बात हो गई, सी आज प्लानिंग पे हम बात करेंगे। बहुत कम लोगों को, हार्डली 10% लोगों को ये बात पता होती है प्लानिंग क्या होती है। कैसे प्लानिंग का मतलब होता है माइक्रो लेवल पे। आज मैं तुम्हें वही चीज बताने, आज जो बता दूंगा अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें साल भर इधर उधर दिमाग तुम्हारा हिलेगा ही नहीं। मुझे 2 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, साल भर में ये करना है, ठीक है। और डी, तुमने प्लानिंग भी बना ली लेकिन बाबू तुमसे बिस्तर छोड़ा नहीं जा रहा है, दोस्त छूट नहीं रहे हैं, मोबाइल छूट नहीं रहा है, एक्शन प्लान। यानी आप उसको कैसे अपने व्यवहार में लेकर आओगे, एक्शन प्लान। और ये सिर्फ 5% लोगों के लिए होता है और यही सक्सेसफुल हो जाते हैं। लास्ट में यही जो है, इसमें से 4 से 5% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कितने लोगों को एबीसीडी आती है, इसमें से आप कहां हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने आज 6 घंटे का प्लान बना लिया, मेरी प्लानिंग है कि आज मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो मैं उसको पकड़ पा रहा हूं कि नहीं। और इससे पहले की क्लास में बताया था कि 2 तरीके से होता है, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी। तो यानी मात्रा और गुणात्मकता दोनों हमारे साथ होने चाहिए। किसका किसका बैलेंस है, आरएसएम और एफएसएम, ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो तुम आराम से सिलेक्शन पा जाओगे। तो चलिए आज हम एबीसीडी में ही आगे बढ़ते हैं और हम आज यूपीएससी के नेचर को समझते हैं और किस हिसाब से कि वो उसका जो सेगमेंट है वो कैसा होता है। पहले हम समझे कि यूपीएससी एग्जाम होता कैसा है, यूपीएससी एग्जाम का नेचर क्या है। तो यूपीएससी आप जानते हैं कि 3 स्टेज का एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और इन तीनों का नेचर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, 4 दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। यानी आपने चीजों को जो पढ़ा
उसमें से आपको गलत छांटना कितना आता है, सही छांटना कितना आता है, यानी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा होता है मेंस। मेंस ये कहता है आपको आता है, ठीक है, हमें कोई डाउट नहीं है आपको आता है, लेकिन उस आते हुए को एक अधिकारी की तरह प्रेसाइज 150 से 200 वर्ड में आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके शब्दों पर आपकी कमांड है कि नहीं, क्या आप वाक्य रचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आपकी कमांड है या नहीं, आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ लिख पाते हैं कि नहीं, आप इंटरलिंकिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप सब्जेक्ट ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है आप प्रश्न को कितना समझ पाते हैं। तो लगातार हम एमएपी की क्लास लेके चल रहे हैं, एमएपी की क्लास, वहां पर आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ना बताया है, क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना है, कीवर्ड क्या होता है, टेल वर्ड क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो बहुत से आप में से, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि आप में से बहुत से लोग आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे मेरी एमएपी की क्लास देखते ही नहीं है, ठीक है। होता भी है, फ्री की चीजों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, अगर यही मैं पेड कर देता तो बहुत ध्यान से ना सिर्फ आप देखते, इसको अच्छे से पढ़ाई भी करते। तो एमएपी की क्लास जो है वो हमारी इसी रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है जिसके रूप में हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू का होता है कि आपकी व्यक्तित्व कैसे, जैसे अभी आज सुबह मैंने कुछ बच्चों की काउंसलिंग की गुरुकुल के लिए, तो उन्होंने कहा कि सर हमें बहुत स्टेज फियर है, हम सबके सामने अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहां आपको एक पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस भी करना होगा कि आपके हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, दबाव को कितना झेल पाते हैं, हाजिर जवाब कितने हैं। तो यानी ये पूरा जो है पैकेज मांगता है, आपका पूरा पैकेज मांगता है। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में आपसे बात करता हूं। अब जरा यहां ध्यान से देखना है कि हमें क्या चीज करना है। तो 3 स्टेजेस में हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन इसके सिवा भी इस एग्जाम का कुछ खास नेचर है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्री मेम्स इंटरव्यू हमने जीएस ऑप्शनल पढ़ लिया, लेकिन ये जो जीएस है इसमें भी एक नेचर होता है, बड़े ध्यान से समझ लेना। कि जैसे मान लो हमने जीएस कहा कि भाई हमें जीएस पढ़ना है, लेकिन जीएस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं स्टैटिक पार्ट और एक को बोलते हैं डायनेमिक पार्ट, जो गतिशील होता है। बहुत लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास सेगमेंट पता नहीं होता है। इन दोनों को मिलाकर बोलता है स्टैटो डायनेमिक, यही आज का स्टैटो डायनेमिक, ये हमारा नया सेगमेंट है यूपीएससी का। स्टैटो डायनेमिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। डायनेमिक होता है जो लगातार गतिशील है, जो लगातार बदल रहा है। आप इसको सरल भाषा में करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स बोलते हैं। जर्नलिस्ट बोल देते हैं करंट अफेयर्स आ रहा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही हैं, बट एक्चुअली करंट अफेयर्स यूपीएससी में बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जब आप कोई और एग्जाम देते हो, इसीलिए जब कई लोग छोटे छोटे एग्जाम देते रहते हैं वो यूपीएससी में बड़ी मार खा जाते हैं। कारण क्या होता है ये जान लो, क्योंकि जहां दूसरे एग्जाम में घटनाएं पूछते हैं, करंट अफेयर्स में फलाना क्या हुआ, कौन सी राजधानी है, हाल में कहां घटना हुई, सम्मेलन कहां हुआ, G20 का सम्मेलन कहां हो रहा है, इसको हम लोग घटनाएं बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज, ये इवेंट्स हो जाती हैं। यूपीएससी बेसिकली स्टैटोडायनेमिक चीजें पूछता है, ठीक है, स्टैटोडायनेमिक। तो स्टैटोडायनेमिक का मतलब होता है, वो कहता है कि मान लो G20 की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कि कश्मीर में आज की खबर आ गई है, ठीक है, तो अब वो तुमसे कह रहा है कि ये डायनेमिक घटना है, लेकिन G20 का भारत के पर्यटन, भारत के जो ग्लोबल विजन है वसुधैव कुटुंबकम, भारत के टूरिज्म, कश्मीर के टूरिज्म पर, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान का जो एक सेपरेशन का आइडिया है, कश्मीर को पृथक करने का आइडिया है, उसके टेररिज्म पे, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो जहां पर अदर एग्जाम ये पूछेंगे भाई G20 का कहां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहां क्या है, उसका थीम क्या है, वहीं पर इसके प्रभावों के बारे में स्टैटिक से निकल कर आएगा। अब जब भारत के वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो, भारत के फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हो, भारत के टूरिज्म की बात कर रहे हो, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हो, तो तुम्हें फंडामेंटल सब्जेक्ट से अपने आंसर को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसका फंडामेंटल जानने के लिए तुम्हारे पास स्टैटिक बेस होना चाहिए, यानी इसको हम लोग सब्जेक्ट की नॉलेज कहते हैं। तो इसको मिलाकर कहते हैं स्टैटोडायनेमिक। तो केवल ना करंट यहां काम आ सकता है और ना केवल यहां सब्जेक्ट की नॉलेज काम आ सकती है। इन दोनों को मिलाकर, यानी हर सब्जेक्ट का जो डायनेमिक पार्ट है, यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है, जिसको करंट से जोड़ा जा सकता है, करंट से जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के आधार पर की जाएगी, उसको स्टैटोडायनेमिक कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट को 1-2 अटेम्प्ट खराब करने से पहले तक इस बारे में पता ही नहीं होता कि यूपीएससी में हम करंट अफेयर्स पढ़ते क्यों हैं।
तो इस तरह से आपको पढ़ना है। कई बच्चे पूछते हैं सर हम मैगजीन पढ़ लें, एक साल का ईयरली राउंड अप आता है वो पढ़ लें, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि वो करंट अफेयर्स है ही नहीं है, वो तुम्हें स्टैटोडायनामिक बेस पे पढ़ना पड़ेगा, स्टैटोडायनामिक बेस पे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं तैयारी के अगले चरण में कि हम इसको और कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए, अगर हम एक साल को मान के चल रहे हैं तो एक साल को मैं 2 पार्ट में तोड़ ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिड टर्म गोल बनाना बड़ा जरूरी है। तो एक साल को मैंने तोड़ लिया है 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ऐसे तोड़ लेना, 6 + 6 में मैंने तोड़ लिया है, ठीक है, यानी 6 महीने और 6 महीने। अब मैं पहले 6 महीने की बात करने जा रहा हूं कि फर्स्ट 6 मंथ। अब इसको आगे हम फर्स्ट 6 मंथ को 2 + 2 + 2 में तोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 में तोड़ेंगे, यानी 6 महीने को 2-2 महीने के सेटअप पे हम तोड़ेंगे, ताकि आप अपनी ग्रोथ को देख सको कि मुझे अपनी ग्रोथ कैसे मिल रही है। तो पहले 6 महीने में हम बात करने जा रहे हैं कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जो फर्स्ट 6 मंथ होता है, मान लीजिए आप बिगिनर हैं, अभी आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो गुरुकुल में जब हमने बच्चों की काउंसलिंग की, अलग अलग माइंडसेट उनको देखा, तो हमें समझ में आया कि अगर हम इनको एनसीईआरटी के साथ नहीं लेकर गए तो ये कभी भी अपने काम को लेकर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहले 6 महीने हैं बेसिक्स पे आपको मास्टरी करनी है। बेसिक्स आपके क्या चीज क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। और बेसिक का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ। मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, अगर आप देखेंगे एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल जो हमारा पार्ट हुआ, लेकिन ये डेवलप कैसे हुआ, कैसे ये चीज बाहर निकल कर आई। तो ये क्या होता है, एनसीईआरटी जो होता है वो कहानियों के थ्रू वो डेवलपमेंट हमारा बताता है कि इतिहास क्या है, इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है, साक्ष्य यानी कि एविडेंस कहां से आए, कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। तो ये सारा क्या होता है, जब किसी भी आप कहानी को समझते हैं तो आपका बेसिक क्लियर होता है। तो बेसिक की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक को क्यों कहा जाता है, बोले जरूरी है क्योंकि बेसिक जो होता है यूपीएससी में, जो आपको एग्जाम का नेचर, अगर मैं तुमसे बोलूं एक शब्द में यूपीएससी क्या है, क्या यूपीएससी ढेर सारी किताबों को पढ़ने का नाम है, क्या यूपीएससी ढेर सारे अखबार को रटने का नाम है, क्या यूपीएससी ढेर सारा डाटा रटने का नाम है, क्या यूपीएससी कई घंटों को पढ़ने का नाम है, क्या यूपीएससी सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट के लिए है। तो मैं बोलूंगा इसका जवाब है केवल एक, नहीं, यूपीएससी इसमें से किसी का भी एग्जाम नहीं है। तो कहेंगे सर यूपीएससी क्या है, एक शब्द में बता दीजिए। उजांग सर आप बताइए आप हमें। तो एक लाइन में बोलूंगा कि यूपीएससी कुछ और नहीं, अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग। और किसकी, सर्कमटेंसेस, सिचुएशन, क्वेश्चंस को समझने की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सेकंड डिवीजन बच्चा भी आईएएस बन जाता है, ओपन स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी आईएएस बन जाता है, बिना डाटा मगअप किए बच्चा भी आईएएस बन जाता है। तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है विषय की समझ, विषय का व्यवहार। यानी जो यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं वो इसलिए उसको रटे नहीं जा सकते क्योंकि वो डायनेमिक है, पर्सनैलिटी की तरह है। तो एक इंसान के अंदर गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, घृणा, मूड स्विंग सब कुछ होता है। तो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को जो जीवंत मानता है, जो लाइव मानता है, उसके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रट के कितने पेज पढ़ लिए कोई फायदा नहीं है। ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज नहीं होती तो क्या होता, ये चीज हो जाती तो क्या होता, इस चीज का प्रभाव क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसका मूल्यांकन क्या होगा, मैं इसको इवेल्युएट कैसे करूंगा, इफेक्ट्स क्या हैं इसके, प्रोसेस क्या है, रीजंस क्या है, इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यानी विषय को हर तरफ से समझ लेना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, एनसीईआरटी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी से शुरुआत करें, बेस्ट चीज है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि आप डीडी बसु पढ़ लो, अब तुम्हें यह नहीं पता कि संविधान के विकास की प्रक्रिया, जरूरत ही क्यों पड़ी संविधान की, क्या हालात थे उस समय हमारे, तो आप सीधे आए आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यह पता ही नहीं था कि संविधान जो था वो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना था ना। ऐसे थोड़ा ना हुआ कि चलो लूडो लूडो खेले संविधान बना दे। तो वो आवश्यकताएं क्या थी, ब्रिटिश काल में ऐसा क्या क्या हो रहा था, भारतीयों में क्या बदलाव आ रहे थे, भारत अपने शासन को लेकर किधर किधर जा रहा था, शासन को लेकर क्या क्या मांग थी, होम रूल की भी मांग थी, स्वाधीनता की भी मांग थी, पूर्ण स्वराज की भी मांग थी, डोमिनियन स्टेट की भी मांग थी। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों को मालिक बने रहे तो हम भारतीय अपना शासन नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी लोग थे। विभाजन की भी मांग थी
कि धर्म के आधार पर विभाजन कर दो। तो आखिर वो परिस्थितियां क्या थी जिसके आधार पर हमें अपने संविधान को बनाना पड़ा? क्लियर है? चलिए आगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। ठीक है, यूपीएससी सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना है तुम्हें। और सबसे बड़ी बात है, अपने जीएस और ऑप्शनल के लिए टाइम बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो बराबर बराबर समय को एलोकेट करना है। दूसरा, जो ये पूरी प्रक्रिया में जो आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, जो भी लग रहा है कि मेरा एक सब्जेक्ट कमजोर है, मान लो कोई स्टूडेंट है साइंस का, अब पक्की बात है कि उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, आर्ट के सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे, तो उसको सबसे ज्यादा उस पर काम करना है। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स नहीं होगी, उसकी प्रॉब्लम कोई और सब्जेक्ट होगा। जो आर्ट से पढ़कर आया उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट होगा। तो आपको अपनी वीकनेस पे ज्यादा टाइम देना है। क्लियर है? प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना और उसके नोट्स बनाने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़पेपर में बहुत वास्ट नॉलेज आती है, उसके आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें चल रही है, ये सम्मेलन कहां हुआ, इसका मुख्य थीम क्या था, इसके हमें भारत सरकार को क्या मिल रहा है। आपने 4-4, 5-5 पॉइंट नोट्स बनाने शुरू किए। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना, पॉइंट बुलेट में और फ्लो चार्ट में बनाना है। ठीक है, डेली आपको उसको एंट्री करते जाना है। ठीक है, और डेली क्विज लगाना है, डेली क्वेश्चन लगाना है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाइए, डेली हमने क्वेश्चन, कितने कितने लोगों के पास ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस है? सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग डेली जो है जाते हैं और वहां पर हमने डाउन टू अर्थ के जो है वो बना रखे हैं, क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, डेली 10 क्वेश्चन के क्विज जाते हैं। कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं वहां पे? कितने लोग? ऑनलाइन सोर्सेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने जा रहा है। खूब क्वेश्चन लगाइए, ई बुक्स पढ़िए वहां पे। क्लियर? आगे आ जाइए। अब अगले 6 महीने क्या करना है? तो 6 मंथ में, अभी इसको 2-2 मंथ में तोड़ूंगा, तो नेक्स्ट 6 मंथ में हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट 6 मंथ में जो तुमने पढ़ा है और मेंस की जो तैयारी है उसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो जो 6 मंथ अगला है उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना। 2 चीज, आर एंड पी। तो रिवीजन का मतलब होता है चीजों को दोहराते जाना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है जो आपके 2 सेगमेंट है, मेंस जीएस और ऑप्शनल। इसको पढ़ते जाना, और ये ऑप्शनल जो है पूरा रिटन एग्जाम है, तो इस पे खूब जबरदस्त आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। खूब जबरदस्त आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी से ही आपके मार्क्स। आपने कुछ भी पढ़ा, आज आप मान लीजिए केवल 5 पेज पढ़े, तो पेज पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 10 पेज पढ़ लिया, 50 पेज पढ़ लिया और आपको आता कुछ नहीं है। आपने 5 ही पेज पढ़ा, लेकिन इस पर आंसर राइटिंग करिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाइए और आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। ऑप्शनल की प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए कुछ लोग ऑप्शनल पढ़ते चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आपको वो टेस्ट देते ही रहना है। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स खूब सॉल्व करिए, ताकि आपको यूपीएससी का पैटर्न और यूपीएससी का ट्रेंड पता चल जाए। ठीक है, दूसरा, जब आप टेस्ट देंगे, जब ढेर सारे टेस्ट देंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा आपको इंप्रूवमेंट कहां करना है, क्योंकि अगला जो 6th मंथ होगा उसमें आपको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना। पहले 6 महीने आपने पढ़ाई की, खूब सब्जेक्ट्स पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, बुक्स पढ़ी, और जो हमारे 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट है उनको पूरा कर लिया। इसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू की, रिवीजन किया, एड ऑन किया। तो जहां पर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक पड़ रहा है, बहुत से लोगों से मेडाइवल नहीं होता है, तो मुझे इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आपने अपनी बीमारी दूर कर ली, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपनी स्पीड, एक्यूरेसी आपको बढ़ाते चलना है ये जो 6 महीने। तो इस तरह से हमें आगे जाना है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो शुरुआत से ही आपको इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, सबसे ज्यादा ध्यान। ठीक है, हिस्ट्री के भी आपने देखा होगा कि 5 पार्ट हो गए हमारे टोटल, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये 5 पार्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा जो टाइम आपको देना है वो इस पे देना है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो यहां पर लगभग मान के चलिए कि नियरली 80 to 100 डेज आपको इसके लिए डिवोट करना ही पड़ेगा, अगर आप इसके 5 पार्ट को कवर करने जा रहे हैं तो। बड़े ध्यान से, नियरली 80 to 100 डेज आपको यहां देना पड़ेगा। और दिन में, अगर आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में 2 जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे हिस्ट्री कहानियों के रूप में है, तो पॉलिटी थोड़ा सा टेक्निकल है, या हिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमिक्स जा सकते हैं, या हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी भी जा सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं। तो कोई 2 सब्जेक्ट जीएस के ले लीजिए एक दिन में, याद रहेगा।
कोई 2 सब्जेक्ट आपको जीएस के उठा लेने हैं कि कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा टाइम मांगे, क्यों? क्योंकि आगे चलकर मेंस भी इसी से निकल रहा है, प्री से भी इसी से निकल रहा है। पेपर 2 पूरा यहां से आपका निकल कर आ जाएगा, प्री का भी और पेपर 2 मेंस का आ जाएगा इसमें। ज्योग्राफी जो है वो प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तीनों में काम करी है। इकोनॉमिक्स ही जो है वो प्रीलिम्स में है, आगे चलकर जो है वो सोशल डेवलपमेंट भी इसी के साथ है, और जो पेपर 3 है वो इसके साथ है। तो ये जो 4 हैं वो हमारे सबसे फंडामेंटल, इसके साथ साइंस एंड टेक वो काफी डायनेमिक पोर्शन होता है। तो यहां पर ये जो 3 है वो काफी हद तक स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट से जुड़ते हैं, ये काफी हद तक नंबर, डाटा और डायनेमिक पार्ट होता है। तो लगभग आपको इतने ही दिन आपको यहां देने पड़ेंगे, 80 to 100, 80 to 90, 70 to 80, ये दिन आपको इसमें देने पड़ेंगे। इस तरह से आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे मुस्कान ने लिखा है कि सर क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लासेस को तुम लोग फालतू क्यों समझते हो? क्लासेस उन्हीं के लिए फालतू है जो पैसिव लर्निंग करते हैं। क्लासेस यही तो हम गुरुकुल में सिखाने जा रहे हैं कि एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब टीचर पढ़ाता जा रहा है, उसको मेमोराइज करते जाओ, उसको अपनी इमेजिनेशन में डालते जाओ, छूटनी नहीं चाहिए क्लास, दिमाग को एकदम निचोड़ के रख दो। क्लासेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो व्यक्ति क्लास ले रहा होता है वो आपके किताब पढ़ने के कंपैरिजन से कई ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं तुम्हें आज ये पढ़ा पा रहा हूं तो मैंने इससे पहले सालों तक कई बच्चों को ये पढ़ाया, इसलिए वो मेरे क्रक्स में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जो चीज 5 दिन में सीखोगे मैं आपको 1 घंटे में सिखा दूंगा। तो क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस तरह से कोचिंगों में प्रैक्टिस चलती है वो पैसिव लर्निंग कराते हैं। इधर मुंह कर लिया, लिखते चले जा रहे हैं, स्लाइड्स बताते चले जा रहे हैं। आजकल स्लाइड कल्चर ऑनलाइन में, पीपीटी पढ़ लेना। बच्चा भी कहता है पीपीटी सर अपलोड कब हो जाएगी? उसको ये पता ही नहीं है कि अगर वो क्लास में 11 से 12 मिनट, ये साइंटिफिक है, अगर आप आइडल बैठ गए, साइंटिफिक है ये, अगर आपने अपनी मस्कुलर मूवमेंट नहीं की, आपका दिमाग सोने की तरफ चला, आपको जमाई आनी शुरू हो जाएगी, आप सो जाओगे। तो आजकल पीपीटी का कल्चर चला हुआ है। अरे यार तुम कुछ मत लिखो, लिखाओ नहीं, हम तुम्हें पीपीटी दे देंगे, तुम यहां सीखते जाओ। तो टीचर खुद ही पढ़ता है, खुद ही सीखता है, स्टूडेंट उधर ईयरफोन डाल के हाँ 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 ऐसे लगा रहता है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है, ये साइंस है। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर अपना मोबाइल भी अगर इनएक्टिव रखो तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन लॉक हो जाती है। क्यों लॉक हो जाती है? क्योंकि मोबाइल में आपने कमांड दिया है कि आप एनर्जी सेव कर लेना। अगर ये इसको थोड़ी देर पता चलता है कि आपके स्क्रीन पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आप कोई भी चीज मूवमेंट नहीं कर रहे, तो वो क्या कर देता है, वो इसको सेविंग मोड में लेके चला जाता है, पावर सेव। ऐसे तुम्हारा दिमाग है कि कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, ये व्यक्ति एकदम शांत होकर बैठा हुआ है, हाथ पैर इसके हिल नहीं रहे, तो इसको क्या करो, इसको पावर सेविंग मोड में डाल दो, क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाता है। फिर थोड़ी देर बाद आप सो जाते हो, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद सो जाते हो, मामला खत्म हो जाता है। तो इसको पैसिव लर्निंग कहते हैं, ठीक है। यह चीज नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसएम, रिवर्स स्टडी मेथड। तो 2-2 महीने का प्लान बता रहा हूं इसमें। जो फर्स्ट 2 मंथ है, ठीक है, आपको कम से कम हर हफ्ते टेस्ट देना चाहिए। अब जैसे इसमें बहुत से बच्चों को मिथ है, सर अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है, सर हम टेस्ट देके क्या करेंगे? तो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको टेस्ट दो। टेस्ट के आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, गलत ही करो कोई बात नहीं, कौन सा तुम्हें फांसी होने जा रही है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये फॉलो नहीं करते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं। कई बच्चों से मैंने बात किया, टेस्ट क्यों नहीं देते? सर अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो सर सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हुआ। कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगा तुम्हारा, कभी नहीं खत्म होगा तुम्हारा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो पहले 2 महीने में आपको वीक में 1 टेस्ट देने की आदत होनी ही चाहिए, याद रखिएगा, कम से कम, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, गलत ही करो। अब हम जैसे हर वीक कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऑल इंडिया मॉक लेकर आए, नहीं देते बच्चे। 200-250 बच्चे, डर के मारे हालत खराब होती है, तो उनको मैं फट्टू बोलता हूं, है वो सिलेक्शन नहीं होगा उनको, उसमें कोई बाइक, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो लिखवा के तुम पेपर पे लिखवा लो, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि तुम फंडामेंटली नहीं जानते पढ़ाई करने का। तुम एफएसएम सोच रहे हो कि एफएसएम फॉरवर्ड स्टडी मेथड करके आईएएस बन जाओगे, जिंदगी में नहीं बनोगे यार। और 3-4 साल से जिसको बोल दिया नहीं बनेगा, वो नहीं बना। आदत घमंड में, अरे हम बड़का कोचिंग में पढ़ते हैं, आपका तो छोटका सा है। बहुत से लोग आए, अरे देखिए मोटी वाली किताब लेके चल रहे हैं। हमने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करो। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हम वहां 2 लाख रुपए फीस दे के आए, कैसे नहीं होगा? सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा फोटो छापते वो लोग। अरे फोटो छापने में क्या जा रहा है, चलो छाप दिए।
लेकिन जब वही 2-2, 3-3, 4-4 साल बोले अब क्या कर रहे हो, अरे पिताजी बोले अब IAS में होगा नहीं, तो निकला हुआ है ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो IAS से तुम ग्रुप डी पर आ गए, कहां गैजेटेड ऑफिसर बनने चले। तो बड़ी कड़वी सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। और कई लोग तो हैं अरे सर लगे हुए हैं, देखिए भगवान का आशीर्वाद होगा तो हो ही जाएगा। लोग करते हैं, क्या करें, देखिए फंडामेंटल है सब्जेक्ट का। फिर दूसरे महीने आ जाओ, ठीक है, अब यहां पर 2 टेस्ट पर डे, पर एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, या 2 सब्जेक्टिव अगर तुम्हारा आंसर राइटिंग वीक है, 2 मॉक टेस्ट हर हफ्ते, ठीक है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, अपना स्कोर बढ़ाना है। स्कोर मतलब में से आज टेस्ट में मुझे 50 मार्क्स आए, अब जैसे बहुत से लोगों को हम कॉल करवा रहे हैं, आपके पास कॉल आई होगी, जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा कॉल आई होगी, अब उनके साथ मेरा इंटरव्यू सेशन शुरू होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने टेस्ट दिया उनसे हम बात करें कि क्यों मार्क्स कम आए, तो उनसे बात करके हमारे पर रिकॉर्डिंग आ रही है, तो बहुत कुछ पता चल रहा है। जैसे उन्होंने एनसीईआरटी का कभी टेस्ट ही नहीं दिया था, उन्होंने केवल हल्के हल्के पढ़ा था, अब उन्होंने सोचा था कि ऐसे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जब एनसीईआरटी का टेस्ट हो रहा हालत खराब हो जा रही। कितने लोगों ने टेस्ट दिया और किसके पास हमारी कॉल आई कि निगेटिव मार्किंग आपकी क्यों हो रही है, आपने इतने अनअटेम्प्टेड क्यों कर दिए, तो रिजल्ट में सारा आ जाता है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। खैर आपको तो फुर्सत ही नहीं है टेस्ट देने की, अभी भी है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे चले जाओ और जाकर वहां टेस्ट दे दो, फ्री है। वहां हम आपसे बात करें तो पता चल रहा है कि सर अभी तो हमने यही नहीं पढ़ा, अभी तो हमने किया ही नहीं। आई ना कॉल आप लोगों के पास? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के 2 महीने क्या करना है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, मतलब आपको हफ्ते में 4 टेस्ट, पर डे टेस्ट, आपको मतलब टेस्ट देना आपकी हैबिट होनी चाहिए डेली टाइम टेबल में कि मुझे आज टेस्ट देना ही देना है। 4 क्वेश्चन मेंस के लिखने हैं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना ही करना है, और जो गलत हो गया उसको तुरंत डायरी में डालना है कि ये मेरा गलत हो गया, कॉन्सेप्ट मुझे तुरंत रिवाइज करना है। आपकी क्या इंप्रूवमेंट होने जा रही है आप देखते रहिएगा, आपकी क्या इंप्रूवमेंट होगी आप देखते रहिए कि क्या आपको जो है यहां पर आनंद आने वाला है। अब तीसरी चीज सबसे जरूरी है, ज्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, आगे आगे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसको हम लोग एक मैजिकल फॉर्मूला बोलते हैं, 60-40 फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला बोला जाता है। जैसे ABCD सिखाई थी, आज तुम्हें सिखा रहा हूं 60-40 फॉर्मूला, ठीक है। ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये 60 FSM के लिए और 40 रिवीजन के लिए। 60-40 फॉर्मूला लिख लो, मैजिकल फॉर्मूला सक्सेस का। तो 60-40 फॉर्मूले में अगर आप 100 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, मान लो 100 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, तो 60 मिनट बहुत बोरिंग लगता है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। 60 मिनट आप आगे पढ़ाई करोगे और 40 मिनट आपने जो पढ़ा उस पर टेस्ट देना, उस पर आंसर राइटिंग करना, उसको दोहराना, ये सबसे जरूरी है। और गुरुकुल में हम यही मेथड लेके चल रहे हैं 60-40 फॉर्मूले का, ठीक है। 60 यानी 3 घंटा हम टीचिंग करेंगे तो 2 घंटा मेंटरशिप करेंगे, आंसर लिखवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, तुम्हें ठोकेंगे डंडे से, ठीक है, तुम्हें जाने नहीं देंगे कि हाँ जब तक याद करके सुना के मंच पे खड़े होकर बोल के नहीं जाओगे घर नहीं जाने देंगे, तुम्हें हॉस्टल नहीं पहुंचोगे, तुम बिल बिलाओ, ठीक है, तुम गुड़ खाओ पानी पियो यहीं बैठो, यही हम करेंगे। क्लियर है? तो इसको मैजिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो डेली, वीकली, मंथली और लास्ट 2 मंथ 4 तरह से रिवीजन प्लान होता है। डेली जो पढ़ा रिवीजन करो, पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो रिवीजन करो, फिर मंथली में पूरा इंटायर सिलेबस जो पूरे मंथ में पढ़ा उसको पढ़ो, और लास्ट 2 मंथ में जाकर जो 2-2 मंथ के सेगमेंट्स हैं उस पर खूब टेस्ट लगाओ, खूब टेस्ट लगाओ। रिवीजन टेस्ट से बढ़िया, RSM से बढ़िया कोई भी तरीका नहीं होता है रिवीजन करने के लिए। डन हुआ? और जब तैयार हो जाओ तो एग्जाम से 1 दिन पहले कुछ मत पढ़ो, बढ़िया से नींद लो, घूमो, फ्रेश करो, ठीक है, अपने आईडी को चेक करो, 30 मिनट पहले जो है वो सेंटर पहुंच जाओ और डीप ब्रीदिंग करो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, गलत क्वेश्चन नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आपने ये कर लिया तो आप इतने टेस्ट दे चुके होंगे कि आपको सक्सेस पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये 1 साल का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस तरह से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपको बहुत ज्यादा यहां फायदा होगा। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लो। अब तुम्हें इसके साथ साथ कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे
आपको आंसर, अब मान लो आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी लिख दोगे क्या? आपको पता होगा कि आंसर की लिखना एक आर्ट होता है, उसके आपके जो प्रिपोजिशन होते हैं, जो उसका टेल वर्ड, नेल वर्ड, सपोर्टिंग वर्ड, डायरेक्शन, बहुत से आर्ट होती हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम चलाया है और उसका नाम है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यानी उत्तर लेखन के 20 जादुई सिद्धांत। इसमें 20 प्रिंसिपल बताए हैं कि कितना बारीक होता है। एक क्वेश्चन को समझने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है, एक एक शब्द के अपने मायने होते हैं, यहां तक कि पैराग्राफ कैसे चेंज करना है यह भी एक आर्ट होती है। किस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखना है, किसको पैराग्राफ वाइज लिखना है, किसको कंपैरिजन में डालना है, यहां तक कि कई क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिखे जाते हैं, कुछ में लिखना जरूरी होता है। तो मैं कैसे तय करूंगा? इसके लिए पूरा एक पैकेज में लेकर आया हूं। बहुत बड़ी स्किल है आंसर राइटिंग की, और वो 4000 का मेरा कोर्स था। इसको अभी मैंने स्टूडेंट्स के लिए 999 कर दिया। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए क्लास। और इसके साथ जो एमएपी की क्लास चल रही है, कितने लोग एमएपी की क्लास रेगुलर कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, सब लोग नहीं कर रहे हैं। एमएपी की क्लास जो है बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों को तुम मिला दोगे तो तुम्हारा जो मेंस के लिए कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा, बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। लेकिन उससे पहले उस क्वेश्चन को करने के जो सिद्धांत हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद एक और बैच है। आखिर मेरा दिन, मेरा टाइम टेबल मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हर काम की वैल्यू नहीं है? पेरेटो लॉ मैं क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा हूं कि मेरे 20% जो मेरा टाइम है वही प्रोडक्टिव होता है। मेरे 20% किए गए काम मेरी 80% लाइफ को डिफाइन करते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा शेड्यूल कैसे मेंटेन, मेरा टाइम कौन चुराता है, मैं अपना एक दिन क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, मैं अपने पढ़ाई के घंटे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूं, और पढ़ाई भी कर रहा हूं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों नहीं है। उसके लिए मेरा सबसे जबरदस्त बैच रहा है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। आप अपने दिन को परसेंटेज में बोलना शुरू कर दोगे। प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच, ये 299 में अवेलेबल है, जिसमें एक दिन को कैसे मैनेज करें, गोल कैसे अचीव करें, एमआईटी क्या होता है, डे शेड्यूल क्या होता है, और सुबह की कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बाकी के पूरे टाइम बहुत हाईली एनर्जेटिक रहोगे, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल नहीं भटकेगा। और मैंने कहा भी कि इस सब मेथड्स को यूज करके आप हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप एक्स्ट्रा बचा सकते हो। ये बहुत बड़ी जो है वो सेगमेंट है, तो आप इसके साथ भी आप जुड़ जाओ। प्रोडक्टिविटी बूस्टर, ये 2 बैच आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और 1 साल के लिए हमने जो बैच शुरू किया, आप जानते हैं हमारा फाउंडेशन बैच है, राइट? तो 1 ईयर का हमारा फाउंडेशन बैच है, इसके साथ भी आप जुड़ जाइए। 6999 का बैच है। तो और 1 वर्ष के लिए जो क्लासरूम में आना चाहते हैं गुरुकुल में आ जाएं। गुरुकुल में कई लेयर की पढ़ाई है, बहुत टफ है, इसके बारे में मैंने कल क्लास लिया था, तो इसके साथ भी आप जुड़ जाइए। और इसकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है? केवल 20 बच्चों की काउंसलिंग के लिए हमने इन्वाइट किया है। तो अगर वो 20 बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। या प्रोडक्टिविटी बूस्टर लेना चाहते हैं, आंसर राइटिंग लेना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग और प्रोडक्टिविटी बूस्टर तो आपके लिए मस्ट है, मतलब आपको ले ही लेना चाहिए। ये 1100 रुपए 1200 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे 10-12 घंटे भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, आप सोचिए कितनी बुक्स पढ़ सकते हैं, कितने आंसर लिख सकते हैं, कितना आपको फायदा होने जा रहा है, दिमाग आपका नहीं भटक रहा है। और आंसर राइटिंग से मुझे पता है 1750 नंबर मेरे मेंस के। सर एमएपी की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें मैं अपनी आर्ट डाल दूं, मेरा जो है आंसर राइटिंग बहुत जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा। तो इसके साथ आप लोग जुड़े रहिए, काफी अच्छे से अपना काम करते रहिए। तो मिलते हैं गुरुकुल बैच में। जो 20 बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो काउंसलिंग कर लें। तो आप लोगों को नंबर पता ही है। इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी हमने दे दिया है। अगर आपको कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए, तो आप ये अपने पास व्हाट्सएप नंबर रख लें। आप यहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छे, जिन बच्चों का अच्छे प्रश्न हैं उनके साथ अब मैं वीडियो कॉल के थ्रू बात करूंगा, ठीक है? उसके साथ हम बात करेंगे। तो यहां बता भी सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, या मुझे प्लीज आप टेस्ट के लिंक दे दें, मुझे फ्री पीडीएफ की लिंक दे दें, तो ग्रुप में आप हमें जोड़ दें ताकि हमें पढ़ने के लिए जो है चीजें मिल जाएं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। और यहां पर जो अच्छे बच्चे के क्वेश्चन है उसको मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको जवाब भी दूंगा कि आपकी कोई समस्या है उसका हम समाधान लेकर आ रहे हैं, राइट दोस्तों? इसी तरह से और भी बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए एक मेरा नया चैनल शुरू हुआ है, दैट इज मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन पे ही मैं जो है वो लाइव क्लासेस आपकी 1-to-1 लूंगा, जहां पर आप प्रश्न पूछेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। नहीं किया तो इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि पढ़ाई से बियॉन्ड जो आपकी समस्या है उसका समाधान मैं यहां लेकर आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे धीरे धीरे। और 1 साल की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। और आपको पता है कि टॉक टू योर टीचर का प्रोग्राम शुरू हुआ है, कितने लोगों को ये पता है? तो जितने भी लोग ऑप्शनल लेना चाहते हैं और उनको कोई डाउट है वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है? टॉक टू योर टीचर। तो इसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लो।
टॉक टू योर टीचर, तो रिस्पेक्टिव टीचर आपसे बात करेंगे वीडियो कॉल के थ्रू, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर अपने टीचर से आप बात कर लीजिए, चाहे वो जो भी ऑप्शन है, तो 8750711100 या लास्ट में 223344 किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब ऑप्शन के लिए अपने टीचर से बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब किस बात का, शुरू करिए अपना जो है गेम और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सर हमें डाउन टू अर्थ मैगजीन नहीं मिल रहा है तो हम कैसे टेस्ट दें? अब एक छोटा सा मैं आपसे यहां बात करने जा रहा हूं। आपको पता है कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे डाउन टू अर्थ का जो है टेस्ट है। अब वो टेस्ट जब मैंने किया तो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया कि आपको टेस्ट कैसा लगा। जो ये ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस है, यहां प्रैक्टिस क्विज में जाएंगे आप, यहां सामने है, और यहां पर आप डेली यूपीएससी क्विज में जाएंगे और आपको यहां दिखाई पड़ जाएगा, और वो है हमारा ओटीपी टेस्ट डाउन टू अर्थ। तो 10 टेस्ट अभी तक हम डाल चुके हैं और 10 अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मैगजीन पे, बड़ा मेहनत की है हमने और ये टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया है। तो बच्चों ने जब उसका फीडबैक दिया कि सर अगर हम ये टेस्ट खाली लगा लें तो हमारा पूरा आर्टिकल तैयार हो जा रहा है। मतलब आपने आर्टिकल को इतने अच्छे से इसमें लपेटा हुआ है कि टेस्ट दे दें, आंसर देख लें, हमें वो आर्टिकल तैयार हो जा रहा है, हमें वो आर्टिकल तैयार हो जा रहा है। और अभी तक बहुत से बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं है, जैसे आज के टेस्ट में हमने 15 क्वेश्चन डाले हैं, मार्क्स भी हैं, और ये टेस्ट इस हिसाब से कि इसने पूरे मतलब जिसे कहते हैं पूरे आर्टिकल को निचोड़ के 10-15 टेस्ट के अंदर डाल दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जैसे नेहा ने लिखा कि टेस्ट बहुत अच्छा है, वो इस तरह से डाला गया। अब इसमें क्या होगा, आप टेस्ट दो पहले, फिर मैं इस पे जो हमारे टीचर्स हैं वो क्लास लेना शुरू कर देंगे। तो हम यहां आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप कहेंगे तो योजना का भी टेस्ट लेकर आएंगे, कुरुक्षेत्र का भी टेस्ट लेकर आ जाएंगे, राइट। तो ये जो चीजें हैं बड़ी जबरदस्त हैं। तो आप में से जो लोग टीचर से बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि प्लीज मेरा जो है, जैसे आज मैंने अभी गुरुकुल के बच्चों की काउंसलिंग की, उनके सवालों के जवाब दिए, वैसे हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स जो है, जैसे PSIR जिसको लेना है वो सुमित सर के साथ बात करेगा, जिसको ज्योग्राफी लेना है वो PV सर के साथ बात करेगा। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये टेस्ट सभी लोग दो, राइट। RSM के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और अपने दोस्तों को भी बताओ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य लिटरेचर है। हिंदी साहित्य मैं कल लॉन्च करूंगा बहुत ही सस्ते दाम पर, ठीक है, बहुत एमिनेंट स्कॉलर के नाम पे। रिकॉर्डेड क्लासेस है उनकी, आप वो भी ले सकते हैं। तो कल सबसे सस्ता देश का बैच हम लॉन्च कर देंगे हिंदी साहित्य के लिए।